कोरोना से जंग लड़नी है, लेकिन तैयारी क्या यही थी हमारी? बस इतनी सी तैयारी थी। एक हफ्ते में पोल खुल गई। लोग लाइन में लगे हुए हैं अपने बराबर का सिलेंडर लेके, ऑक्सीजन के लिए, सांसों के लिए तरस रहे हैं लोग, भीख मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लाइन लगा के खड़े हैं सुबह से शाम तक कि एक ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए। क्योंकि अस्पतालों में तभी दाखिला मिलेगा जब आप अपने ऑक्सीजन की व्यवस्था खुद करेंगे। यही तैयारी थी हमारी। इसी के लिए बड़े बड़े दावे करते थे कि बहुत तेज़ी से बढ़ती इकॉनमी है, दुनिया में सबसे तेज हम बढ़ रहे हैं। तैयारी यही थी हमारी। अस्पतालों की हालत देखिए कि सरकारों को छोड़ करके अस्पताल खुद कोर्ट जा रहे हैं। मैक्स हॉस्पिटल हो, सरोज हॉस्पिटल हो, ये सारे अस्पताल गुहार लगा रहे हैं कोर्ट से कि हमें ऑक्सीजन दीजिए, हमारे पेशेंट्स के लिए कुछ घंटे की ऑक्सीजन बची है। यही तैयारी थी हमारी। इसी के लिए हम बड़े बड़े दावे करते थे कि हमने बहुत सारे बेड्स बना लिए हैं, वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन पोल खुल गई। एक हफ्ते में कलई खुल गई और लोग एक एक सांस के लिए तरस रहे हैं। ये हमारी तैयारी थी जिसकी हम चर्चा करना चाहते हैं आज, कि हमने हर फ्रंट पे, वो वैक्सीनेशन का फ्रंट हो, रेमडेसिविर का फ्रंट हो, ऑक्सीजन का फ्रंट हो, बेड के लिए हो, आईसीयू के लिए हो, वेंटिलेटर के लिए हो, हर तरफ एक जैसी स्थिति है। दिल्ली हो, मुंबई हो, लखनऊ हो, पटना हो, सब जगह एक जैसी स्थिति है। कहीं कोई रिस्पाइट नहीं है। लोगों के अंदर एक डर भर गया है, पैनिक कर रहे हैं, वो होर्डिंग भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग दवाइयाँ अपने घरों में जमा कर रहे हैं क्योंकि उनको सिस्टम पे भरोसा नहीं है। बहुत खतरनाक स्थिति होती है लोकतंत्र के लिए जब आपका भरोसा उठ जाए सिस्टम से। आपको ये यकीन ना हो कि एक मामूली सी दवा आपको मिल जाएगी ज़रूरत पे, तो आप होर्डिंग करने लगते हैं। कई जगहों पे एनएसए लगा दिया गया है, लेकिन ये सब बहुत देर से उठाए गए कदम हैं। वो तब उठाए गए हैं जब स्थिति हाथ से बाहर निकल गई है। पूरा सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम हमारा वेंटिलेटर पे है। कोर्ट ये कह रहा है भीख मांगिए, चुराइए, कहीं से लेके आइए, लेकिन ऑक्सीजन दीजिए। देना पड़ेगा आपको। ये केंद्र की जिम्मेदारी है कि वो अरेंज करे। राज्यों की स्थिति है बहुत खराब हो रही है, लोग मर रहे हैं, रोज आंकड़ा बढ़ रहा है। ऐसे में तर्क, राजनीति, सांत्वना, ज्ञान काम नहीं आता है। जो आदमी मास्क लगा के लेटा है, उसका परिजन परेशान है, और उसको ये बता दिया जाए कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, उसको आप ज्ञान दे, सांत्वना दे, नहीं सुनेगा वो। इतनी तो कम से कम हमें रखनी चाहिए अपने लिए संवेदना कि किस समय हम क्या बोल रहे हैं। स्थिति देखिए कि जब पानीपत के आईओसी प्लांट से ऑक्सीजन निकलती है तो राज्य की पुलिस उसको रोक देती है। होम मिनिस्ट्री की तरफ से फिर चिट्ठी लिखनी पड़ती है, कोई रोके नहीं, ऑक्सीजन वाले ट्रांसपोर्टेशन को निर्बाध चलने दीजिए। ये स्थिति है। इसी की हमने तैयारी की थी। बस यही तैयारी थी हमारी। बड़े बड़े दावे कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमने ये किया है। चाहे देश की राजधानी हो, चाहे आर्थिक राजधानी हो, या राजनीतिक तौर पे बड़े एक्टिव राज्य हों, सबकी स्थिति एक जैसी है। बातचीत आज इसी पे होगी कि हमने इस लड़ाई के लिए जो 3-4 टूल्स हमारे सामने हैं इस समय, उसको लेकर के हम कितने संजीदा हैं। इस लड़ाई के लड़ने के लिए जो 2-3 टूल हैं उस पर गौर करिए आप ज़रा। पहला टूल तो ये है कि हम लॉकडाउन लगा लेते, बंद कर देते, सबको चेन तोड़ देते, फिर से बनाते इसको। लेकिन उसमें सहमति नहीं है। कुछ राज्य नहीं चाहते कि लॉकडाउन लगे, कुछ राज्य चाहते हैं कि लॉकडाउन लगे। आधे अधूरे दिन के, रात के, सुबह के, शाम के लगा रहे हैं, रोक रहे हैं। रोज नई शक्ति का एक आदेश जारी होता है। लेकिन कुछ राज्य कह रहे हैं कि नहीं, लॉकडाउन कोई समस्या का हल नहीं है। सरकार मानती है समस्या का हल नहीं है। तो समस्या का हल क्या है फिर? वैक्सीनेशन हल है क्या? वैक्सीनेशन के लिए इतना दबाव बनाने के बाद यह तय किया गया कि अब बाकी कंपनियों को अलाउ किया जाए। स्थिति जब हाथ से निकलने लगी तब हम जागे कि अब बाहरी कंपनियों को भी अलाउ किया जाए, इंपोर्ट अलाउ कर दिया जाए, और कंपनियों को पैसे दिए जाएं जिससे वैक्सीनेशन तेजी से हो। उस फ्रंट पे भी कुछ खास नहीं कर पाए। तीसरा फ्रंट होता है कि अगर कोई बीमार पड़ ही गया तो उसका इलाज हो जाए। इलाज के लिए जो दवा मानी जा रही है इस समय, रेमडेसिविर, कालाबाजारी हो रही है। 20-20, 30-30 हज़ार रुपए का एक वॉयल मिल रहा है, जिसकी कीमत 800 से 2000 रुपए तक है। ऑक्सीजन जो इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, वो ऑक्सीजन नहीं है। अस्पतालों की स्थिति खराब है, वो गिड़गिड़ा रहे हैं।
कि ऑक्सीजन दीजिए, कोर्ट सरकार को लताड़ लगा रहा है कि ऑक्सीजन दीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। तो हमने कोई टूल छोड़ा है क्या? प्लान क्या है हमारा? कैसे हम लड़ेंगे? ऐसे ही आधे अधूरे मन से थके हुए, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं, किसी की कोई सोच नहीं है, कोई एक नेशनल लेवल का प्लान नहीं है। आवाज़ अड्डा में लगातार हम इस बात को उठा रहे थे कि एक प्लान होना चाहिए, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होना चाहिए। कोर्ट भी वही बात कह रहा है कि प्लान क्या है आपका, इससे कैसे लड़ेंगे आप, इसी पे आज बातचीत करेंगे। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं अपराजिता सारंगी, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं और प्रवक्ता हैं। राधिका खेड़ा होंगी, कांग्रेस की तरफ से उनकी प्रवक्ता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, पत्रकार हैं और बहुत ज़्यादा इस मसले पर वो लिख रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से वो सामने से देख रहे हैं। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, एस्कॉर्ट फोर्टिस के डायरेक्टर हैं। लगातार वो इस विषय को उठा रहे हैं कि चेन तोड़ने के लिए कुछ कड़े कदम उठा लीजिए, वरना जो आज स्थिति है, जो कल स्थिति होने वाली है, उसको सचेत कर रहे हैं। राजीव रंजन जी हैं, जनता दल यूनाइटेड के। बिहार की स्थिति वैसी ही पहुंच गई, पटना बहुत बुरी स्थिति में है, रेमडेसिविर नहीं है वहां पे। फर्स्ट हैंड रिपोर्ट है कि वहां 400 वाइल आता है तो मार मच जाती है। लोग बुक कराने के लिए, जो ड्रग कंट्रोलर है उस पर दबाव बनाने के लिए फ़ोन डालते कि 5 इधर, 4 उधर, 10 उधर, 20 उधर। ये स्थिति है हमारी। ऑक्सीजन के लिए बिहार को झारखंड से लड़ना पड़ता है क्योंकि प्लांट वहां है। तो आज देखते हैं इस टूल में क्या हम कर सकते हैं, प्लान ऑफ एक्शन क्या है। अपराजिता जी, क्या प्लान ऑफ एक्शन है? यही तैयारी थी हमारी। रेमडेसिविर तो छोड़िए, ऑक्सीजन भी नहीं है। आप सबको मेरा नमस्कार। स्थिति बहुत गंभीर है और हम सब इस विषय से वाकिफ हैं। और आपने बहुत ही सही कहा कि आज के संदर्भ में अगर हम सांत्वना दें, तथ्य और तर्क रखें और ज्ञान दें तो बहुत ही बुरा लगेगा, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन मैं आपको निश्चित तौर पर कहना चाहूँगी कि ये कह देना कि केंद्र सरकार के पास किसी भी तरह की प्लानिंग नहीं है, कोई योजना नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो मुझे लगता है ये सही नहीं होगा। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का मिलित उद्यम है, दोनों को मिलकर काम करना है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। केंद्र सरकार का आज के परिप्रेक्ष्य में क्या काम है? उनका काम है राज्य सरकारों के साथ मिल बैठकर पता करना कि संसाधन कितना चाहिए और संसाधन को मुहैया कराना, संसाधन को उपलब्ध कराना केंद्र सरकार का दायित्व है, कर्तव्य है। राज्य सरकार का काम है, सारे राज्य सरकारों का और केंद्र शासित प्रदेशों का काम है कि अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से प्रबंधन करें और कार्यान्वयन करें। तो मुझे लगता है अगर पॉलिसी ठीक हो और प्रबंधन ठीक हो तो कहीं कोई असुविधा नहीं होगी। जहां तक प्लान की बात है, देखिए मैं आप सबको बता दूं, मेरे पास ये है एक प्लान, केंद्र सरकार का प्लान, करीबन 8 पेज का ये प्लान है, बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा हुआ है। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज ही मीटिंग ली है और उसकी जो मिनट्स है वो मेरे हाथ में है। ये आज दिन में मीटिंग हुई है, उससे ये मिनट्स है। मैं आपको बता दूं, बहुत ही विनम्रता के साथ लेकिन आत्मविश्वास के साथ कहूंगी कि जहां तक ऑक्सीजन की बात है, ये ना कहीं कि देश में ऑक्सीजन की कमी है, हमें ठीक से वितरण करना है, हमें देखना है कि कहीं होर्डिंग ना हो। मैं आपको कुछ तथ्य देती हूँ। मैंने कहा कि अभी तथ्य और तर्क देने से किसी को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्षमा करें, मुझे थोड़ा सा तथ्य देने के लिए 1 मिनट दें। मुझे लगता है कि इससे थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। करीबन 20 राज्यों से बातचीत की गई, मैपिंग किया गया जो हमारे हाई बर्डन स्टेट्स हैं, और उनसे पूछा गया कि पर डे उनका क्या डिमांड है ऑक्सीजन का। पता चला कि 6785 मेट्रिक टन पर डे उनका डिमांड है। और मैं आप सबको बता दूं, जितना भी ऑक्सीजन हमारे देश में है उनको मद्देनजर रखते हुए और जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, स्टील प्लांट्स हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उनकी भी सहायता लेकर 3300 मेट्रिक टन उन लोगों ने भी दिया है। कुल मिलाकर कल से 6822 मेट्रिक टन पर डे इन 20 स्टेट्स को एलोकेट कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि जब एलोकेशन हो जाता है, और इसमें दिल्ली भी है,
आप सब जानते हैं कि दिल्ली में 378 मैट्रिक टन पहले दिया गया था। इस कोटा को हमने बढ़ाया और 480 मैट्रिक टन किया है। और इस दिशा में हमारे जो वहां के प्रधानमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया है। तो मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में ये 20 हाई बर्डन स्टेट्स में जितना एलोकेशन करना था वो जितना अपराजिता जी जो आप आंकड़े दे रही हैं, दो फिगर याद जो आप जो नहीं, ये फिगर याद करके मैं क्या करूं? 6,822 मीटर, ये फिगर याद करके मैं क्या करूं? देखिए 380 टन का कोटा दिल्ली का है। उस फिगर को याद करने से कोई फायदा है क्या? पानीपत के आईओसी प्लांट से जो ट्रक निकलता है उसको हरियाणा की सरकार की पुलिस रोक देती है। क्यों? होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ती है कि ऑक्सीजन से ट्रांसपोर्टेशन को रोकना नहीं है? ये चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ती है? ये आंकड़े सुना देने से उस व्यक्ति को राहत मिलेगी क्या जिसके मुंह में मास्क लगा हुआ है, जिसके मुंह में ऑक्सीजन लगा हुआ है? मैं तथ्य और तर्क इसी वजह से नहीं देना चाहती थी। अभी वी आर ऑल वेरी एंग्री एंड वी आर वेरी डिससेटिस्फाइड, हम समझ रहे हैं, लेकिन तथ्य और तर्क से मुझे लगता है कुछ तो सांत्वना मिलती है कि काम चल रहा है और स्ट्रैटेजी। सांत्वना तब मिलेगी जब ऑक्सीजन मिले। आप सोचिए, आधारहीन है ऐसा नहीं कहना। अपराजिता जी, केंद्र सरकार, अपराजिता जी, ये तो मैं कई अस्पतालों ने सीधे कोर्ट का रास्ता लिया है। कई अस्पतालों ने दिल्ली के, वो केजरीवाल के पास नहीं गए, वो होम मिनिस्ट्री नहीं गए, उन्होंने कोर्ट में जाके कहा कि कृपा करके मुझे ऑक्सीजन दिलवाइए, हमारे इतने पेशेंट्स के पास कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची है। आप समझ नहीं इस गंभीरता को? ये मिनट्स नहीं पढ़ने से कुछ बात बनेगी। इस परिप्रेक्ष्य में मैं कह दूं, अभी दिल्ली सरकार को और अन्य राज्य सरकारों को ये देखना चाहिए कि जो भी एलोकेशन आया है उसका वितरण ठीक ढंग से हो। देखिए, दिल्ली सरकार का ये कर्तव्य है कि ये जो 480 मैट्रिक टन दिया गया उसका वितरण ठीक ढंग से हो। और अंतर्राज्यीय की ये जो असुविधाएं हैं, जो स्कफल्स होते हैं, मुझे लगता है परिपक्वता है, राज्य सरकार खुद बैठकर इसे सुलझाएं। आप सही कह रहे हैं, होम मिनिस्ट्री को इस दिशा में चिट्ठी लिखना मुझे लगता है ये चरम सीमा है, ये नहीं होना चाहिए। ये राज्य सरकार की, लेकिन हुआ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये हुआ करें। लेकिन वितरण और कार्यान्वयन, प्रबंधन, ये किसका काम है? प्रबंधन और कार्यान्वयन राज्य सरकार का दायित्व है, उनका कर्तव्य है। और इस दिशा में अगर केंद्र सरकार से किसी भी तरह की सहायता की जरूरत है तो हम राजी हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। बताइए राधिका जी, क्या जरूरत है केंद्र सरकार से? आपको कर तो दिया सब कुछ, बांटिए। तो रो क्या कहूँ इनकी बात सुनने के बाद। साफ सी बात है नीरज जी, जब एक परिवार के मुखिया होते हैं हम लोगों के घरों में भी, तो उनके लिए चाचा का बेटा कौन, भतीजा का बेटा कौन, ताऊ का बेटा कौन मायने नहीं रखता। परिवार के मुखिया के लिए हर बच्चा घर का, हर सदस्य घर का बराबर होता है, उसके साथ बराबर का न्याय किया जाता है, उसके साथ बराबर का उसका हक मिलता है। उसी तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री इस देश के मुखिया हैं और सारे मुख्यमंत्री उनके परिवार का हिस्सा है। उन परिवारों के साथ, उन प्रदेशों के साथ, चाहे उनकी सरकार हो या ना हो, केंद्र सरकार को बराबर का हक, बराबर की मदद और हर चीज में अगर वहां से फोन आता है तो फोन पे बात करनी पड़ेगी। जवाब में प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते अभी चुनाव प्रचार में व्यस्त है, बाद में कॉल कीजिएगा, सभी लाइनें अभी व्यस्त है। तो ये बात बहुत जरूरी है जो देश के प्रधानमंत्री को समझने की जरूरत है। वो सिर्फ देश के वो इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको लोगों ने चुन के वहां दोबारा बिठाया है, वो भाजपा के प्रचार मंत्री नहीं है। और बहुत अच्छा हुआ सांसद साहिबा ने एक बात कही, जब वो बोल रही थी, उन्होंने कहा प्रबंधन होना चाहिए, पॉलिसी ठीक होनी चाहिए। आपकी सरकार का क्या प्रबंधन और क्या पॉलिसी थी? जब हम बात कर रहे हैं इस समय, तो दिल्ली में 6 ऐसे अस्पताल हैं जहां पे ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो चुका है। मैं दिल्ली से आती हूँ, घर से निकलना बहुत डरावना दृश्य है। आप किसी भी क्रेमेटोरियम के बाहर से निकलेंगे ना, इतनी लंबी लाइन मैंने अपने 35 साल के जीवन में आज तक नहीं देखी है। पूरे लाइफ में इतने लोग नहीं देखे होंगे जितने एक दिन में देख लेंगे आप। और आप बात करें प्रबंधन, अगर देश की राजधानी दिल्ली में हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन नहीं है, आपके मंत्री साहब क्या कहते हैं, रेल मंत्री पीयूष गोयल जी, अरे ऑक्सीजन का नियमित इस्तेमाल करिए, एक नाक बंद करिए, आधी नाक से सांस लीजिए और इतना ही पेशेंट को दीजिएगा। आप लोग कोई तमाशा कर रहे हैं?
कभी आके आपके कोई, आज बहुत दुख की बात है, हमारे देश के एक नेता सीताराम येचुरी साहब के बेटे की मौत हो गई कोरोना के चलते, एक 35 ईयर ओल्ड यंग बॉय की, जो बार बार कहा जाता है कि ये शायद युवाओं को नहीं कर रहा है। तो इनके लोग, इनके नेता आके क्या कहते हैं कि अच्छा हुआ एक चाइनीज नेता को, चाइनीज वायरस के उनके बेटे को मार लिया, ये सुनने को मिल रहा है। आज सामने आता है गृह मंत्री अभी भी रैली कर रहे, 3 आज उनकी रैली थी। देश के पास यहाँ सांस लेने को नहीं है। मुझे जी, तो राधिका जी, कि मैं इनकी बातों पे हंसू, रो, राधिका जी, आप समझ रहे? राधिका जी, अभी मैं आपको भी पूछता हूँ, माहौल बिगाड़ने में आप लोगों भी कम नहीं थे। आज आप चूंकि वो बैकफुट पे हैं तो आप आके उनको बड़ी बड़ी बातें सुना रही हैं। आप ही लोग थे ना जो कह रहे थे कि मुझे भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवानी है, पूरा कूड़ा कर दिया है। नहीं, बात सुनिए, पहले सवाल सुनिए। देखिए, सवाल आपको पर्सपेक्टिव में समझने पड़ेंगे। सारी सरकारें कटघरे में है और सारा विपक्ष कटघरे में है। जब ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ था तो आप भी लोग कम नहीं थे। माहौल बिगाड़ते रहो, क्वेश्चन करते रहो। आज वही लोग लाइन लगा के खड़े वैक्सीन के लिए, ऑक्सीजन के लिए। नहीं, सुनिए पहले राधिका जी, आप इस पूरी विपदा का जो 3 मैंने बातें कही उसमें से एक ही टूल है जिस पे काम होना चाहिए, वो है वैक्सीनेशन का। मैं देश की सांसद नहीं हूँ, मैं सरकार में नहीं हूँ, इसलिए मुझे बीच में रोका गया और सांसद साहिबा बहुत लंबा बोली, लेकिन मैं फिर बोलूंगी। नहीं, वो इसलिए बोली, सुन लीजिए ना। थे और वो बेहद ही इंसानियत के खिलाफ थे, और आप एक इतने वरिष्ठ पत्रकार होके एक ऐसे वरिष्ठ चैनल पे बैठ के ये बात बोल रहे हैं। आपने शायद हमारी प्रेस वार्ता नहीं देखी, और मैंने आपकी प्रेस वार्ता देखी है। नीरज जी, बीच में मत बोलिए, ये तू मैं का समय नहीं है। नहीं तो आप वही बात रखिए जो तथ्यपरक है। मुझे मेरी बात कहने दीजिए, या आप बता दीजिए, मैं नहीं आऊंगी, मैं उतर जाती हूँ शो से। अगर नहीं, आने ना आने की चॉइस आपकी है, लेकिन आप बरी होके नहीं खड़े हो सकते। जितना दोषी हो उतना ही आप भी हैं। आप बोलने नहीं देंगे, आपने सारे सवाल बोलना है कि और झूठ बोलना है, बहुत जिम्मेदारी से बात बोल। कौन झूठ बोल रहा है? नहीं, झूठ कौन बोला पहले ये बताइए आप। बैठ के झूठे को बोलने दीजिए। आपका कौन झूठ बोल रहा है ये बताइए पहले आप। जो ये बात बोली कि हम एक वैक्सीन के खिलाफ थे, हम किसी वैक्सीन के खिलाफ नहीं थे। हमने जो प्रेस वार्ता करी थी उसमें साफ तौर से कहा था कि जब तक किसी सेकंड स्टेज के रिजल्ट नहीं आए हैं, आपने उसको जनता को लगने के लिए कैसे लागू कर दी। जब उसकी रिपोर्ट आ गई, हमने कोई सवाल नहीं उठाया। अगर हम उस समय, जिस समय उसको अप्रूवल दिया जा रहा था, तब आपने ये बात कही थी। झूठ मत बोलिए, याद करिए, फुटेज निकाल के देखिए। इसलिए आप लोग बच के नहीं आ सकते। ये पूरा जो मैनेजमेंट आज तक का कंडम हुआ है वो इसलिए हुआ। लेकिन सुनिए राधिका जी, सुन लीजिए। मुझे आज ये कहना पड़ रहा है कि सीएनबीसी आवाज जैसे चैनल पे और आप जैसे एक ऐसे पत्रकार जिसको देश के सामने सच बोलना चाहिए, और सारे राधिका जी, मैं सच ही बोल रहा हूँ। आप लोग जाके बाहर सच बोलिए, मुंह दिखाने के लायक नहीं है आप लोग। कोई जिम्मेदारी नहीं। आप दिल्ली में किसी जनता को फेस नहीं कर सकते। यहाँ बैठ के ज्ञान मत दीजिए। आप जाइए और जरा पब्लिक को फेस करिए, फिर मुझे बताइएगा। क्या बोल रहे हैं राजीव रंजन जी? आपको सुबह चेहरे में कैसे शीशे में देखते हैं, आप कैसे देखते हैं? आप अपना शक्ल चेहरा देखिए मैडम। हम तो सुबह शाम तक यही देख रहे हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, यूपी में क्या हो रहा है, झारखंड में क्या हो रहा है। आप देख रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत शर्मिंदगी की बात है। आपको शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से व्यवस्था को आप लोगों ने खराब किया है, और आज आप ये बैठ के मुझे बता रही हैं कि हमने क्या किया है। राजीव रंजन जी, बहुत अफसोस। आप लोग तो मजे में होंगे सर, सरकार के सहयोगी दल हैं, सरकार आपकी है, तो आपको तो बिहार में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे ऑक्सीजन हो। पहली बात तो ये है कि मुझे ऐसी शब्दावली से सख्त ऐतराज है। कैसी? कि मजे में आज जब इंसानियत पूरी तरह से जिन स्थितियों का सामना कर रही है, वहां मजे जैसे शब्दों का, मुझे लगता है नीरज जी थोड़ी ज्यादा कटुता अगर आप शब्दों में उसका प्रयोग करेंगे तो विषय की संवेदनशीलता को लेकर के सबका दृष्टिकोण बदल जाएगा। लोग अपनी अपनी कमीज बचाने के चक्कर में वही कर रहे हैं ना राजीव जी। ईमानदार, कोई ईमानदारी से बात कहना चाहता है क्या? आप कह दीजिए, आप कहिए। लेकिन आप ऐसी आप बात करने के मूड में नहीं है तो फिर लोगों को क्यों बुलाया है? नहीं, मैं बात करने के मूड में हूँ। बताइए, आप बताइए बिहार की स्थिति बताइए। अगर करने के मूड में है तो वही के साथ स्वीकार करना होगा कि आज ये सिस्टम पूरी तरह से बेनकाब हो गया, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या इस देश के जितने भी अपोजिशन की पार्टीज हैं, जो अलग अलग राज्यों में जिनकी सरकारें हैं, चाहे वो एनडीए की सरकारें हैं या भाजपा या वो रीजनल पार्टीज की सरकारें हो या यूपीए की सरकारें। मैं ये मानता हूं कि जब कोरोना के पहले चरण में
लोगों को ऐसा लगा कि कोरोना को हमने पराजित कर दिया। दुनिया के हालात का हमें जायजा लेना चाहिए था, उसका आकलन करना चाहिए था कि जब ब्रिटेन से लेकर के दुनिया के कई मुल्कों में दूसरी बार कोरोना का जो आक्रमण है वो ज्यादा खतरनाक है, उसके अनुरूप हम लोगों को रणनीति बनानी चाहिए थी। और मैं ये मानता हूं कि ये कहीं ना कहीं हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, ये बहस का विषय नहीं है। ये देश 125 करोड़ लोगों का है और इसमें तमाम लोगों की जिम्मेवारियां हैं। आप अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो मैं बोलता हूं, वैसे ये सवाल ने कहा, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से वैक्सीन को लेकर के विश्वास की गई, उस असर वैक्सीनेशन के ड्राइव पर पड़ा है। बिहार तो एक ऐसा राज्य है जहां वैक्सीन निःशुल्क लगाए जाने का फैसला चुनाव के समय में राज्य सरकार ने रूलिंग अलायंस ने किया और राज्य सरकार ने उसका क्रियान्वयन पहले कैबिनेट ने किया। लेकिन पूरे देश में जहां ये फैसला निःशुल्क नहीं भी था, वहां भी ये लोग कराने के लिए तैयार थे। लेकिन जिस तरह का अविश्वास का वातावरण बना, वैक्सीनेशन को लेकर के संशय की स्थिति का नुकसान आज झेलना पड़ रहा है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन या रेमडेसिविर का सवाल हो या जिस तरह से एक वातावरण बना, मुझे ऐसा लगता है कि आज कई डॉक्टर्स ये मानते हैं कि गंभीर परिस्थितियों में ही उस इंजेक्शन की जरूरत है, ज्यादातर मामलों में उसकी जरूरत नहीं है। फिर प्रिस्क्राइब करने की जरूरत क्यों है? अगर डेक्सामेथासोन जैसे दवाइयों का इस्तेमाल हो सकता था तो इस पर काफी मजबूती के साथ एक रणनीति पर काम करने की जरूरत है। और अगर आवश्यक है तो ये जनता इसके लिए भुगतने के लिए तैयार नहीं है। चाहे हमारी सरकार हो या दिल्ली में बैठी हुई सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, मानवता सबसे महत्वपूर्ण है। जी राजीव जी, अच्छा लगा कि आपने स्वीकार किया। उतनी ही है। एक सवाल मैं आपसे दोबारा जब सेकंड राउंड में आऊंगा तो पूछूंगा। एक सवाल जब सेकंड राउंड में आऊंगा, आपका ऑडियो थोड़ा सा टूट के आ रहा है, सेकंड राउंड में पूछूंगा। जब आपने एक बात कही कि हम लोग एसेस नहीं कर पाए, तो मैं जानना चाहूंगा कि हम लोग मतलब कौन और क्यों नहीं एसेस कर पाए। लेकिन ये थोड़ा रुक के, डॉक्टर साहब बगल में बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब, इसमें सारे लोग जवाब दे। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, सारे लोग जवाब दे। जो परिस्थिति आज बनी है अक्रॉस द कंट्री, किसी भी स्टेट को ले लीजिए आप, हाईलाइट इसलिए दिल्ली मुंबई ज्यादा होते हैं क्योंकि बड़े शहर हैं, वहां सबसे ज्यादा त्राहिमाम मचा हुआ है। क्या अस्पताल में पहुंचने वाले आदमियों को, पेशेंट्स को आप लोग जबरदस्ती रेमडेसिविर लगा रहे हैं क्या? नीरज जी, आप बार बार पूछ रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, क्योंकि मैं कोरोना का ट्रीट नहीं कर पाया। क्योंकि मैं कोरोना का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं बता पाया। मैं एज ए एक्सपर्ट ये नहीं बता पाया कि सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से बहुत ख़राब होने वाली है। मैं देश की जनता को ये बताने में असमर्थ रहा कि जब तक वो लोग कोविड प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं करेंगे, ये महामारी सबके घर में जाएगी और घर वालों को मारेगी। ये किसी का फेल्योर नहीं, ये मेरा फेल्योर है एज ए एक्सपर्ट, एज ए डॉक्टर और एज ए सिटीजन। ये मेरा फेल्योर है। और बात सही है जो अभी मेरे से पहले जो वक्ता बोल रहे थे कि रेमडेसिविर का रोल बहुत लिमिटेड है। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि जो काम रेमडेसिविर कर सकती है वो डेक्सामेथासोन नहीं कर सकता। डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड है, उसको लास्ट में यूज़ किया जाता है। अब डॉक्टरों के ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को बताने की कोशिश देश के नेता न करें, क्योंकि देश के नेता जो जो काम कर रहे हैं उससे देश का ये हाल हो चुका है। आप ये देख रहे हैं, ये सारा फेल्योर मैं देश के नेताओं का नहीं कह रहा हूँ, ये देश की जनता का है, क्योंकि उन्होंने ऐसे नेताओं को चुना। देश की जनता का है जिसने कोविड प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया। देश की जनता है जिसकी वजह से उनके घर वाले मर रहे हैं। और देश की जनता ही रिस्पॉन्सिबल है और देश की जनता ही हॉस्पिटल के बाहर भीड़ लगाए है। नीरज जी, 1 साल पहले जब लॉकडाउन नहीं लगा था, उसके पहले देश की जनता ने एक कदम उठाया था, उसे बोला था जनता कर्फ्यू। आज हमें इसी की ज़रूरत है। देश की सरकार लॉकडाउन का एक नोटिफिकेशन ला करके न जनता को घर में बंद कर सकती है, न जनता को घर से बाहर निकाल सकती है। तो देश की जनता को नोटिफिकेशन का इंतज़ार न करते हुए
अपने आप को जनता कर्फ्यू के फॉर्म में बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये देश की जनता को ही डिसाइड करना है कि देश का नाम कितना ऊंचा उठाना है। क्योंकि अगर हमारे घर में जरूरत से ज्यादा बारात आ जाती है तो लोगों को खाना नहीं मिलता है। हाँ, आज देश की जनता को देश का नाम अगर बचाना है तो उन्हें देश की जनता को खुद ही जनता कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, तब अगले 4-5 दिनों के बाद की क्राइसिस रुक पाएगी। और अगले 4-5 दिनों जो हो रहा है ये देश का मैनेजमेंट है जो पूरी तरह से फेल हो चुका है जी। उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूं, क्योंकि मैं ही एक्सपर्ट हूं और मैं ही डॉक्टर हूं। आप ही एक्सपर्ट हैं और आप ही डॉक्टर हैं और आप ही जनता भी हैं। आप ही तो जिम्मेदार हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं मानता हूँ, मैं भी हूँ उसमें, मैं भी जनता हूँ, मैं भी जिम्मेदार हूँ। हर्षवर्धन, अपना अपना देखो, यही संदेश है। नीरज जी, अगर ये अपना अपना देख लिया होता लोगों ने तो शायद ये स्थिति नहीं बनी होती। और चूंकि हम लोग लगातार आपके साथ कितनी चर्चा में मैं शामिल हो चुका हूं, मैं ध्यान में नहीं है, गिनती नहीं कर सकते। लगातार आप यही कर रहे हैं और आप बहुत गुस्से में थे आज अभी जब आप सुबह इस पे शुरुआती टिप्पणी आपने की तो आपने किसी को छोड़ा नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि जब ऐसे बड़े संकट आते हैं तो हमें थोड़ा ठहर के सोचने की भी जरूरत है। और जरा ध्यान से सोचिएगा कि हम लोग बार बार ये बात कह रहे हैं, आपने अपनी शुरुआती टिप्पणी में भी कहा कि गृह मंत्रालय को जारी करना पड़ा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर न रुकें। और आपने बताया पानीपत में हरियाणा की सरकार ने रोक लिया इंडियन ऑयल रिफाइनरी के सामने। पानीपत से आते हैं तो सिंघू बॉर्डर भी पड़ता है, ये आपके ध्यान में है क्या? आपने एक बार भी उनके लिए चर्चा नहीं की। मोदी नगर से आते हैं तो गाजीपुर बॉर्डर भी पड़ता है, एक बार भी चर्चा नहीं की किसी ने। 6 दिन से लॉकडाउन है दिल्ली में, लेकिन ये जो तथाकथित किसानों का आंदोलन चल रहा है इसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और उसके आगे बढ़ते हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरा कर पाया, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जम के लताड़ लगाई है। 3-3 घंटे का ऑक्सीजन बचा है अस्पतालों में और कह रहे हैं कि केंद्र सरकार लेके आइए। कैसे लेके आएंगे हम नहीं जानते हैं। आप जरा कल्पना कीजिए, 72 घंटे पहले ही तो था ना जब अरविंद केजरीवाल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और कहे कि सब ठीक है, सब कुछ नियंत्रण में है। पिछली बार भी यही हुआ था, कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है अरविंद जी की कि 500 बेड, 1000 बेड, जितने मरीज बढ़ते जाएंगे उसके लिहाज से हमने योजना बना रखी। क्या हुआ? जब स्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई तो गृह मंत्री को उतरना पड़ा, अस्पताल जाना पड़ा, 10,000 बेड का हॉस्पिटल अर्धसैनिक बलों के सहयोग से चलाना पड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग भावुक होने में, और ये इतना कठिन समय है कि कोई तर्क नहीं चलेगा। मैं किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष विपक्ष में बोलूं तो कोई तर्क वितर्क नहीं चलेगा। लेकिन आप जरा सोचिए कि संघीय ढांचे में राज्यों की जो भूमिका है, केंद्र सरकार क्या डंडा लेके बैठा रहेगा क्या केंद्र की भूमिका यह है कि राज्य सरकार में कब लॉकडाउन, कितना ऑक्सीजन, कितनी दवाई, कहां का बेड, कौन जाएगा, कब कारोबार करेगा, संक्रमण कितना फैला, यह दिल्ली से बैठ के तय होगा क्या? और दिल्ली से बैठकर पिछली बार तय हुआ तो यही सारे राज्य थे ना जिन्होंने कहा था कि हमारे अधिकारों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। संघीय ढांचे में राज्य सरकारों की भूमिका बहुत अहम होती है, केंद्र की भूमिका नीति निर्देशक की है, नीति नियंता की है। जैसे अगर जरूरत पड़ी तो 3300 टन ऑक्सीजन सप्लाई जो औद्योगिक थी वो अब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए चली गई। लेकिन क्या इन राज्यों ने, किसी एक राज्य ने अपने यहां समय से कोई योजना बनाई? हम लोग डॉक्टरों को कह दें, लोगों को कह दें, सबको कह दें, हम राज्य सरकारें चुनते हैं इन कामों के लिए, केंद्र सरकार चुनते हैं देश की पूरी व्यवस्था के लिए। वैक्सीन बनी या नहीं बनी, 13 करोड़ लोगों को लगी या नहीं लगी, और जरूरत पड़ने पर जिसको जो जरूरत हुई वो दिया गया या नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि संघीय ढांचे के आईने में देखना आज बहुत जरूरी हो गया है, वरना हम गलत तरफ बहस करते जाएंगे। और ये बात सही है कि इस समय कोई तर्क नहीं चल सकता। इतना भावुक असहाय है, अपंग हो गए आज की। हाँ, मैं आपकी बात से सिद्धांत रूप में सिर्फ सहमत हूं, और मैं गुस्से में इसलिए हूं आज कि कोई तर्क, कोई डेटा, कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग पढ़ के सुनाने से उस व्यक्ति के मुंह में जो मास्क लगा हुआ है ऑक्सीजन का, वो हट नहीं जाएगा। रही बात कि केंद्र का क्या काम है संघीय ढांचे में, जिस देश में अलग अलग पार्टीज की सरकारें हों, बीच में कोऑर्डिनेशन नाम की एक संस्था नहीं है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कर रहा है, सबने सब छोड़ दिया, अपना अपना देखो, तो लोग अपना अपना देख रहे हैं। लोग अपने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा कर रहे हैं, लोग अपने घर में रेमडेसिविर इंजेक्शन के 20-20 वाइल रख रहे हैं, लोग अपना अपना देख रहे हैं।
तो आप अगले 10 दशक तक केवल रेमडेसिविर ही बनाते रहोगे, तब भी वो पूरा नहीं पड़ेगा। इसलिए एक सेंट्रल एजेंसी के इंटरवेंशन की जरूरत है। हम इस बात को सिर्फ राज्यों की विवेक पर नहीं छोड़ सकते जो पॉलिटिकली इतने एक्टिवेटेड है इस देश में। आपको लगता है क्या कि इस देश में सब कुछ बड़ा अच्छे से चल रहा है? होम मिनिस्ट्री का एक सर्कुलर आता है तो सब लोग उसको ठीक से मानते हैं? रोका गया ना। सिंधु बॉर्डर पे अगर दावत उड़ाई जा रही इफ्तार की तो उनको डंडे मार के वहां से हटाना चाहिए। कौन हटाएगा? ये क्यों नहीं हटाया जाता उनको? हम इंतजार करेंगे कि उनको ज्ञान प्राप्त होगा तो वो चले जाएंगे? नहीं जाएंगे वो, उनको हटाना पड़ेगा। ये इमरजेंसी पीरियड है। कोर्ट भी कह रहा है कि मेडिकल इमरजेंसी का टाइम है। यहां आप विवेक का इंतजार नहीं कर सकते कि लोग ज्ञानी होंगे तो नहीं जाएंगे। मैं मानता हूं कि रेमडेसिविर की जरूरत बहुत कम है, लेकिन डॉक्टर के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो रिस्क लेके मैं नहीं लगाऊंगा। पेशेंट उसको पीट देंगे। आप गंभीरता समझिए। थ्योरेटिकली सब बातें सही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ग्राउंड में जो आज स्थिति है हर्षवर्धन, उससे हम इंकार नहीं कर सकते। क्यों इफ्तार पार्टी अलाउ की गई वहां पे? मैं तो ये भी सवाल पूछ रहा हूं, आप ही जवाब दीजिए। किसने अलाउ की वहां पे? और जब हो रही थी तो उनको हटाया क्यों नहीं गया वहां से? नहीं, ये बिल्कुल ये हटाया क्यों नहीं गया, इसका बड़ा सीधा सा जवाब है नीरज जी। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां वाईफाई कनेक्शन लगाते हैं, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां सेवादार बन के जाते हैं, और जब लाल किले पर जो कुछ हुआ उसके बाद कुछ लोग गिरफ्तार होते हैं, तो बाकायदा आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां उनके लिए वकील करती हैं। मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल आप करिए, लेकिन क्या ऐसी स्थितियों में क्या आपको नहीं, ठीक है मान लिया, मैंने मान लिया कि सब केंद्र सरकार गड़बड़ कर रही है, लेकिन क्या अभी के समय में इन सारे लोगों को तुरंत लौटने की अपील नहीं करनी चाहिए थी सभी राजनीतिक दलों को? मैं कह रहा हूं कि केंद्र पर तो उनको भरोसा नहीं है, तो वो तो उनकी बात सुनेंगे नहीं। जिनकी बात सुनते, अगर नेशनल मेडिकल इमरजेंसी का टाइम एक एक सांस टूट रही है और ऐसे में ये इफ्तारी कर रहे हैं और मजे से उसका वीडियो चल रहा है और उसको लेकर दूसरे कह रहे हैं कि देखो ये है जो मोदी को झुका देगा, कहां हम लोग हैं? और अगर अभी पुलिस उनको जाकर उठाएगी तो आप यकीन मानिए आपको शाहीन बाग याद होगा जी। और ये जो स्थितियां हैं कि आप कुछ भी करके राजनीति करना चाहते हैं तो नीरज जी ये हमको गड्ढे में ही ले जाएगा। केंद्रीकृत योजना बना दीजिए, कोई और योजना बना दीजिए, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। हमारा जो बेड़ा गर्क हुआ है इसी घटिया राजनीति में हुआ है, जिसमें आपने एक बात कही ना, अखिलेश यादव ने बोला था ना भाजपा का टीका है, कोई तो नहीं मानने को तैयार था। राहुल गांधी ने बोल दिया मोदी अपने मित्रों को लाभ दे रहे हैं। अब साइरस पूनावाला ग्रुप के अडर पूनावाला भी, वो भी मोदी के मित्र हो गए, अभी तक अंबानी अडानी थे। तो मैं तो यही कह रहा हूं ना कि आप उद्यमियों को खराब कह रहे हैं, राधिका जी, जिन लोगों ने 3300 टन ऑक्सीजन डाइवर्ट कर दी उनको खराब कह रहे हैं, तो सब आप बुरा बुरा कहेंगे तो देश में कहां से बेहतरी होगी? राधिका जी जवाब क्यों नहीं करेंगे? कई सारे सवाल आपकी तरफ आ गए। तो क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन है, इसकी फोटो खींचो, बंद करो? दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा? वो मास्क में बेचारे पति पत्नी थे, मास्क नहीं लगाए थे। अब तो मुझे उनको बेचारे कहने का मन होता है, मैंने भी बड़ी गालियां दी। हर्ष रुकिए एक मिनट जी। राजीव जी आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इफ्तार और कुंभ की चर्चा भी कर लीजिए, मुझे एतराज नहीं होगा। जी बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। सवाल को राजनीति से प्रेरित कर कीजिए। हर सवाल हम लोग राजनीति करते हैं, पत्रकारिता जिस तरह से विभाजित है राजनीतिक विचारधारा के नाम पर, उसकी बानगियां हम लोग हर दिन देखते हैं। और मैं तो अब डिबेट में बैठ ही नहीं रहा हूं कोरोना को लेकर के, ये जख्मों पर नमक छिड़कने के सिवाय कुछ नहीं है। अब डॉक्टर कौशल कांत कह रहे हैं देश के नेता बताएंगे कि हेल्थ प्रोटोकॉल क्या होगा। मैं इनको ये बता रहा था कि जब देश के कई चिकित्सक ये कह रहे हैं कि ये भी एक वैकल्पिक माध्यम है तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। और राजनेता देश के कूड़ेदान नहीं है। कौशल जी आपकी पहचान चिकित्सक से ज्यादा आरक्षण आंदोलन के नेता की, और उन चिकित्सा संस्थानों की भी बात सोच लीजिए जो मरीजों की लाश छोड़ने के लिए तैयार नहीं है अगर उनके काउंटर पर पैसे नहीं दिए जा रहे हैं। इसलिए हमारे में आप सब लोग नंगे हैं, हम सब लोग नंगे हैं। प्रायश्चित कीजिए मानवता की। जी 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 नीरज जी छोटा सा जवाब सर, और ये इस रिक्वेस्ट के साथ कि इसके बाद हम लोग इस चर्चा को यहीं पे विराम देंगे, मतलब इस विषय को, क्योंकि हम जिस विषय के लेके बैठे हैं फिर चर्चा दूसरी तरफ जा रही है। आप जवाब दे लीजिए, छोटा सा बिल्कुल लीजिएगा कौशल जी।
नीरज जी, मैं जो सर बोल रहे थे मैं उनको एक्चुअली जानता नहीं हूँ। जो राजीव रंजन जी हैं जेडीयू के नेता पता नहीं वो मुझे जानते हैं। नहीं, ठीक है, आप मैं मुझे बड़े नहीं जानते, सम्मान मुझे के साथ हैरत बोलना है। चाहता आप हूँ। जानते हो और मुझे अपने आप पर हैरत हो रहा है। जी कंप्लीट करें सर, क्विकली। लेकिन आप डॉक्टरी के ऊपर तो कम से कम ज्ञान न दें। आप भी राजनीति मैंने के ये बारे में बिल्कुल बात नहीं कीजिए। कहा कि रेमडेसिविर सबको लगनी चाहिए। मैंने आपको क्या कहा? नीरज जी, आप ऐसे उपदेश तो मत दीजिए। हम- मैं आपका उपदेश सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ। आज इस पूरे विमर्श की शालीनता मर्यादा आप सबों ने खत्म की है, और इसीलिए जिस गंभीरता के लिए सीएनबीसी नीरज आवाज को जी, जाना जाता मुझे समझ में राजीव रंजन जी और मैंने ऐसा कौशल क्या गांधी, बोला एक मिनट जो रुकिए, अब मैं फिर महान नेता को बोलूंगा। बहुत बुरा लग अब मैं गया। फिर बोलूंगा, एक मिनट रुकिए। राजीव रंजन जी और कौशल जी, आप दोनों लोग रुकिए। जो मूल मुद्दा है, जो मूल सवाल है, वो मैं अभी फिर से रख देता हूं, और मैं फिर बोलूंगा तो हर्षवर्धन कहेंगे मैं बहुत गुस्से में हूं। अगर दिल्ली में, मुंबई में, पटना में, लखनऊ में यह स्थिति है कि लोग सिलेंडर लेके 3-3 घंटे की लाइन लगाए हैं, तो गुस्सा आएगा, ये जायज है। तब ये सवाल पूछा जाएगा कि सिस्टम कौन चला रहा है, किसके दम पे सिस्टम चल रहा है और क्यों नहीं ठीक हो रहा है, क्या तैयारी की गई थी। राजीव जी ने कहा कि हम लोग समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाए? सीरो सर्वे नहीं आया था क्या फरवरी में? कौन पढ़ता है सीरो सर्वे? किसके लिए आता है वो सीरो सर्वे? अगर उसको पढ़ के भी हम एसेस नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से इन्फेक्शन बढ़ सकता है, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है सर। मेरा सवाल मूल वहीं पे है। देखिए, मैंने तो पहले जी, छोटे-छोटे जवाब सारे लोग जी। आज इस कहीं न कहीं हम सबों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर जी। अपनी असफलता, अपनी नाकामयाबियों को समझना होगा कि जब कोरोना के दूसरे दस्तक की आहट दुनिया महसूस कर रही थी, आपको अपनी रणनीति बेहतर तरीके से बनानी थी। इसके लिए केवल सेंटर या किसी स्टेट को ब्लेम करने के बजाय इसके लिए डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके लिए मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज रिस्पॉन्सिबल है। आप सब, हम सब लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन अब क्या करना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कम से कम समय में इससे निपटने की रणनीति क्या हो। देश के प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच इससे निपटने के लिए कैसे ज्यादा इंजेक्शन का उत्पादन हो सके, कैसे जो लोगों को ज्यादा जनता कर्फ्यू जैसे नारों को अपनाने के लिए हम जागरूक कर सके, किस तरह से लोगों को घरों में रहने के लिए विवश कर सके, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग केवल नारा नहीं रहे, हम उसको आत्मसात कर सके। इस दिशा में किस रणनीति पर हमें काम करना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है सर, मैं ब्रेक ले लेता हूं। लौट के आके इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। और वे पहला जो मेरा सवाल था वो यही था कि हमारे पास 3 टूल है, तीनों टूल में क्या हमें करना चाहिए। दोहरा देता हूं, जवाब सोच लीजिएगा। लॉकडाउन सहमति नहीं है, निजी तौर पे मैं भी मानता हूं कि लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन मजबूरी हो तो करना भी पड़ेगा। वैक्सीनेशन जो इसमें सबसे ज़्यादा कारगर हो सकता है, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उस पर राजनीति न की जाए। और तीसरा जो इस समय बिल्कुल फौरी ज़रूरत है कि लोगों को ऑक्सीजन मुहैया हो, जो अस्पताल पहुंच रहा है उसको कम से कम ये सुनिश्चित हो जाए कि उसकी जान नहीं जाएगी, और उसको ये भरोसा हो कि मैं टेस्ट कराऊंगा, अगर गलती से पॉजिटिव आ गया तो मैं कहाँ जाऊंगा। राजीव जी, बहुत सारे लोग टेस्ट नहीं करा रहे हैं इसी डर से कि अगर पॉजिटिव आ गया तो मैं क्या करूंगा। आप समझ रहे हैं ना कितना डर फैला हुआ है। इस पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद, उपायों पे, ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और कोरोना से जंग जो चल रही है, इसको कैसे जीता जाए और लोगों का दर्द कैसे कम किया जाए, इसी पे बातचीत हो रही है। पहले सेगमेंट में आपने देखा बड़ी हॉट टॉक्स हुई, बहुत सारे लोग निजी सवाल भी कर गए, कुछ लोगों को बहुत बुरा भी लगा होगा, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियों में जो कड़े सवाल होते हैं चुभते भी हैं। लेकिन मूल मुद्दे पे आते हैं, कैसे इसको ठीक किया जाए। अपराजिता जी बताइए, प्लान ऑफ एक्शन। जी देखिए, 3 मुद्दों पर आपने बातचीत करने के लिए हमें आमंत्रित किया। प्रथम है लॉकडाउन। प्रधानमंत्री जी ने जो स्टैंड लिया है और प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, मुझे लगता है बहुत से स्पष्ट था। लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए
और हमें ऐसा काम करना होगा कि हम देश को लॉकडाउन से बचा सकें। माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पर ध्यान देना होगा। राज्य सरकार ऐसा काम करे कि छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन्स हों और लॉकडाउन से अपने राज्यों को बचाएं। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है उसको सम्मान देते हुए राज्य सरकारों को स्वतंत्रता दी और बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री जी को लिखा, सबको स्वतंत्रता चाहिए थी, इसके प्रबंधन में स्वतंत्रता दी गई है। द्वितीय मैं कह दूं, वैक्सीनेशन का जहां तक सवाल है, हम सब जानते हैं 2 दिन पहले नेशनल वैक्सीनेशन पॉलिसी जारी किया गया। 1 मई से इसे लागू किया जाएगा और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। इसमें प्राइवेट पार्टीज को ले आया गया है और सारी बातें बड़ी पारदर्शिता के साथ देश के समक्ष रखी गई हैं। और तीसरी बात जो बहुत प्रमुख बात है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में भी जब हमने चर्चाएं आरंभ की थी उस समय भी हमने ऑक्सीजन के बारे में कहा था। मैं बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कहती हूँ कि देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है और केंद्र सरकार ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देगी। 6,822 मेट्रिक टन पर डे, 6822 मेट्रिक टन पर डे मुहैया कराएगी 20 हाई बर्डन स्टेट्स को, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 480 मेट्रिक टन दिल्ली को दिया गया है, उनका कोटा था 378 मेट्रिक टन, उन्हें अभी 480 मेट्रिक टन दिया गया है। उनका कहना है कि उन्हें 700 मेट्रिक टन दिया जाए। मुझे लगता है केंद्र सरकार इस पर भी विचार कर रही है। लेकिन मैं कह दूं, जब मैंने बातचीत शुरू की थी मैंने 2 शब्दों का प्रयोग किया था, प्रबंधन और कार्यान्वयन। देखिए, एक होता है नीति की तैयारी करना, नीति की तैयारी भी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के साथ हो, राज्य सरकारों के साथ मिलके हो, और वो किया गया। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ खड़ी है, लेकिन प्रबंधन, मैं बार बार कहूंगी, प्रबंधन इज मैनेजमेंट और कार्यान्वयन इज इम्प्लीमेंटेशन। ये जो 2 अंग्रेजी के शब्द और हिंदी के शब्द हैं, मुझे लगता है इस पर राज्य सरकारों को ध्यान देना। ठीक है, राधिका जी से पूछते हैं। राधिका जी, प्रबंधन और कार्यान्वयन वैक्सीनेशन ठीक हो, तो राज्य सरकारों को करना है, एलोकेशन। केंद्र सरकार तो आपकी मदद कर ही रही है, बताइए प्लान ऑफ दो शब्द मैं भी गिनवा देती हूँ, नीति और नियत। जब देश की सरकार की नीति ना हो और नियत ना हो देश की जनता की रखवाली करने की, उनसे वोट तो आपने ले लिया कि अपना वोट दीजिए, मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको वोट दूंगा। बिहार में कांग्रेस का कोई इलाज ही नहीं। मैम, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, सांसद साहिबा आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोली थी। प्लीज पार्लियामेंट्रेरियन उसी चीज का यहाँ पे मत टोकिए मैम, बीच में मत बोलिए। कांग्रेस का तो वैक्सीन ही नहीं है। प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए, थोड़ा सा प्लीज, समय कम होता है, अपनी अपनी बात रखें प्लीज। जो आपने बात बोली, अपराजिता जी उनको अपनी बात रखने दीजिए। ऑक्सीजन की कमी नहीं है, क्या बात कर रही है? देश के कैपिटल में, भारत के कैपिटल है दिल्ली, 6 हॉस्पिटल इस समय ऐसे हैं जहां पे बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, लोगों की मौतें हो रही हैं। आप कौन से दुनिया में और कौन सा भ्रम फैला रही हैं? और अगर आप कहते हैं कि केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी, राज्य सरकारों की सारी जिम्मेदारियां, तो इस्तीफा दे दीजिए मोदी जी। कोई जरूरत नहीं है देश को प्रधानमंत्री की। अगर सब कुछ ही राज्य सरकारों ने करना है, क्यों बैठे हैं वो, क्यों जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं? क्या हर चीज, और अगर आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया है तो क्या जरूरत पड़ रही है इस काल में जाके चुनाव प्रचार करने की? घर बैठिए ना और बात करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे सारे लोगों को बात करिए, राज्य सरकारों से बात करिए। बी अवेलेबल टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, बी अवेलेबल टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। जब आपको कॉल करे तो आप बात करें, जवाब में ये ना बोला जाए कि वो चुनाव प्रचार में बिजी है। अगर मोदी सरकार ने पिछले 6 साल में इतना ही बढ़िया काम किया था तो आज इस कोरोना काल के समय भाग के ना गृह मंत्री साहब को, ना जेपी नड्डा साहब को, ना मोदी जी को रैलियां करनी पड़ती। तो मैं अगर गिनवाने बैठ गई, और मैं फिर बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोलूंगी, शुरुआत जो टॉपिक की थी, आपको अब जागना पड़ेगा और मीडिया को इसमें सबसे बड़ा रोल अपनाना पड़ेगा। आपको सभी उन नेता को, चाहे वो मोदी जी हो, अमित शाह जी हो या नड्डा जी हो, उनकी रैली कवर करनी बंद करनी पड़ेगी, जो बिना मास्क के घूमते हैं और शाम को आके टीवी पे ज्ञान देते हैं कि देश को माइक्रो मैनेजमेंट करनी चाहिए, देश को ये करनी चाहिए। देश ने सब कुछ किया, ताली बजाई, थाली बजाई, पीएम केयर फंड में डोनेट किया, मास्क पहना और 2 गज दूरी रखी। आपका समय है देश की जनता की रक्षा करना। आप बोलते हैं कि ऑक्सीजन कम लीजिए, आप बोलते हैं खुद सब कुछ करिए। अगर आपकी बस की नहीं है देश की जनता की रखवाली करना और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देना, तो इस्तीफा दीजिए और छोड़ दीजिए, जाइए और करिए प्रचार। जी राधिका जी, हो गया, बात पर आप लोग इस्तीफा मांगने लगते हैं। राजीव रंजन जी, केंद्र कह रहा है कि राज्य अपने हिसाब से, सरकार से सवाल करने की, इसीलिए हमें राधिका जी, चौथे स्तंभ का काम भी राधिका जी सुनिए
पे बात कर रही हूँ। राधिका जी, मैं भी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सुबह उठ के राहुल गांधी को भी अपना चेहरा देखना चाहिए शीशे में कि उन्होंने किस तरह की यहाँ राजनीति की। मुझे मत सिखाइए, क्या राहुल जी? आपके जैसे बहुत सारे प्रवक्ता यहाँ रोज आते यही बोल के जाते हैं। अपना ज्ञान अपने पास रखिए। राजीव रंजन जी, ठीक है, अगर केंद्र और राज्य के बीच में जो स्थिति है कि केंद्र कह रहा है कि राज्यों को क्रियान्वयन और प्रबंधन करना है, लेकिन राज्य कह रहे हैं नहीं, अब तो आप टेक ओवर कर लीजिए। आप बताइए सर, आप लोग किस पोजीशन में हैं, आपकी राय क्या है? नहीं, देखिए, हम तो केंद्र के साथ समन्वय और सहयोग के साथ इस विपत्ति पर जीत हासिल करना चाहते हैं। केंद्र की जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन राज्य अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये कहीं इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जो अभी जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर के हम चाहे जो भी कहें, राज्यों में कमी है। हमारे राज्य ने भी कोटा बढ़ाने की बात की है। निश्चित तौर पर राज्य को भी इस पर प्रयास करना है, केंद्र को भी करना है, लेकिन जो कुछ करना है बहुत जल्द करना है। जल्द अगर नहीं करेंगे तो ये दुनिया में आबादी के घनत्व और दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी का देश होने की वजह से इस देश में जो संभावित भयावह स्थितियां हो सकती हैं, उसकी आशंका से भी रूह कांप जाती है। इसीलिए मुझे लगता है जरूर बहुत जल्द जाग करके इसके मुकाबले के लिए हम लोगों को रणनीति पर काम करना चाहिए। जी हर्षवर्धन, मुझे लगता है कि सारे नेताओं को टीवी पे ज्ञान देने की बजाय, जैसे राजीव जी कह रहे हैं ना कि भयावह स्थिति है, एक बार उनको अस्पतालों में जरा घूम के आना चाहिए। फोन रिसीव करने की बजाय वहां ग्राउंड पे जाएं, थोड़ा देखें सिचुएशन कितनी ग्रिम हो चुकी है, कितनी मुश्किलों से लोग गुजर रहे हैं, तो शायद इंप्लीमेंटेशन में और सिंसियरिटी दिखेगी। आपको लगता है ऐसा? नीरज जी, मैं इसको एक उदाहरण से बताता हूं, और चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूं तो यहीं के उदाहरण से बताऊंगा। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता हैं, और पहले से प्रवक्ता हैं, बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, डॉक्टर मनोज मिश्रा, कानपुर के। और उनकी स्थिति ये हुई कि उनकी तबीयत बहुत खराब हुई इसी कोविड की वजह से, वायरस की वजह से, और उनको प्लाज्मा के लिए बाकायदा पूरी पार्टी को ट्विटर पर गुहार लगाना पड़ा। पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को ट्विटर पर गुहार लगाना पड़ा, और उनको अंत में जो प्लाज्मा मिला भी वो उनके अपने पारिवारिक संबंधों की वजह से मिला। और अंत में जब उनको मेदांता में डॉक्टरों से देखरेख की भी बात हुई तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो मेरठ के हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उन्होंने बात किया, और तब जाके उनको, चूंकि ये स्थिति नहीं थी कि उनको मेदांता शिफ्ट किया जाता। ये मैं बता रहा हूं किसी भी राज्य की जो दुर्दशा है, और चूंकि मैं उत्तर प्रदेश में हूं तो यहीं से बताऊंगा जी। और ऐसी ही दुर्दशा लगभग हर राज्य में है। मेरा बस इतना कहना है कि आप मूल बातों पर जाइए। स्वास्थ्य सुविधाओं की जब बात आप करते हैं, दवाओं के नियंत्रण की बात करते हैं, हर राज्य ने यह कहा कि हमारा डिजिटल मीटर बड़ा दुरुस्त है। भैया, क्यों नहीं ट्रांसपेरेंट तरीके से हर राज्य में, हर जिले में, हर हॉस्पिटल का जो बिस्तर है, जो दवाइयां हैं केमिस्ट के पास, जो स्टॉकिस्ट के पास हैं, और पहले से क्यों नहीं ऑक्सीजन के बारे में किया? जब एक आपने लगाया, जैसे लखनऊ में एक अच्छा काम हुआ कि 20,000 लीटर का एक ऑक्सीजन प्लांट लग गया, लेकिन क्यों नहीं हर राज्य में, हर जिले में इसको देखकर आप लगा पाए? मैं बताता हूं क्यों नहीं लगा पाए। क्योंकि सबकी अपनी प्राथमिकताएं अलग अलग थीं, और उनको तब तक लग रहा था कि हम तो फोन करेंगे तो हमारे तो चाहने वाले को, हमारे जानने वाले को सब हो ही जाएगा। अब बड़े बड़े मंत्रियों को बिस्तर नहीं मिल रहे हैं, अब बड़े बड़े नेताओं के लोगों को ट्विटर पर गुहार लगानी पड़ रही है, और दुर्भाग्य से इसी में छवि चमकाने का भी काम हो रहा है। ट्विटर पर लोग महान बन रहे हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य है, अगर ट्विटर पर मदद लेनी पड़ रही है और देनी पड़ रही है तो इस महामारी के समय में इसका मतलब तंत्र पूरी तरह से ध्वस्त है, और उसको हम ठीक करने की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। अब नेता लोग चाहे जो कहें, पत्रकारिता के ऊपर दोष दे दें, डॉक्टरों के ऊपर दोष दे दें, किसी के ऊपर दोष दे दें, लेकिन यह पूरी तरह से मैं मानता हूं कि जिसको हम कहते हैं कि पहली नजर में यह राज्य सरकारों की गलती है, और दूसरा यह कि केंद्र सरकार को टेक ओवर करना है तो कर लेना चाहिए, सिर्फ बैठक से अब काम नहीं चलेगा। जी देखिए, कई बार क्या होता है ना कि जब बहुत आसान रास्ता होता है कि पत्रकारों को आईना दिखाओ, उनको कुछ भी बोल दो कि आप भक्त हैं या आप लिबरल वाले हैं, या इस तरह की बातें हम ये सब बहुत 6-7 साल से सुन के हम सब लोग बहुत मजबूत हो चुके हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। हमारा काम है कि मैं सच सामने रखूंगा
और आईना दिखाऊंगा, पूरी डिबेट के दौरान दिखाऊंगा। तो जो लोग, राजीव जी आ रहा हूं, एक मिनट आपके पास आ रहा हूं राजीव जी आ रहा हूं, क्योंकि जो स्थिति अभी हर्षवर्धन कर रहे हैं सर, ये सिर्फ एक डॉक्टर मनोज मिश्रा की नहीं है, हर राज्य में है, पत्रकारों की, नेताओं की, आईएएस की, सबकी स्थिति यही है। मैं सिर्फ ये हाईलाइट करना चाहता हूं कि सिचुएशन वाकई बहुत खराब है। अगर इसको वॉर फुटिंग पे नहीं ठीक किया गया तो ये और खराब होगी। उस समय एक दूसरे की दोष निकालना, कमियां निकालना कि मैंने रैली पे सवाल नहीं पूछा, मैंने ये नहीं किया, मैंने फलाना नहीं किया, इससे कुछ नहीं होने वाला है, मैं ये कह रहा हूं। तो राजीव जी आप कुछ बीच में कहना चाहते, छोटा सा बोलिए, उसके बाद एक सवाल कौशल चले, उस वक्त छोटा सा ही कहना चाहता हूं। मुझे ऐसा लगता है कई बार राजनेताओं को तो उनकी चमड़ी इतनी मोटी है ना कि उनको गालियां देते रहिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, थोड़ा आप मंथन कीजिए हर्षवर्धन जी, मैंने विचारधारा की बात की है, बहुत गहरे तक अंदर उतरिए और आपको विचारधारा के स्तर पर जो विभाजन भारतीय मीडिया जगत में है उसकी बानगियां आपको अनेक मिल जाएंगी और आप उससे भी मुक्त नहीं हैं। आपके पूरी बातों में मैंने नहीं चर्चा सुनी कि आप दल विशेष, विचारधारा विशेष के बाहर आप निकल पाए। और इसीलिए जब आप हमें कुछ कहते हैं और हम लोग सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, तो इतना उदार आपको भी होना होगा कि आप अपनी कमियों को भी स्वीकारिए। राजीव जी, राजीव जी, अगर आप आज की चर्चा में मुझे बता दें बारे में राजनेता क्यों बात करें, पत्रकारों को बुरा लगेगा कि नहीं, अरे सुन तो लीजिए राजीव जी, एक विनम्रता पूर्वक बस एक बात। सर समय कम है, जरा क्विकली प्लीज, समय कम है। एक बात सिर्फ, क्योंकि आपने मेरा नाम लेके कहा, आप मुझे बता दीजिए किस दल विशेष को मैंने इसमें क्लीन चिट दे दी, किस दल विशेष पर टिप्पणी नहीं की? नहीं, किस दल विशेष पर टिप्पणी नहीं की वो मुझे लगता है कि करना चाहिए। आखिर में आपने संतुलन साधने की कोशिश की। नहीं, मुझे लगता है कि शायद अभी नहीं, कई बार ये चर्चाएं होंगी, लेकिन हर्षवर्धन राजीव रुकिए सर, रुकिए। तो आप इसी आवाज पर नीरज जी के हिसाब दूसरे आवाज अड्डा देख लीजिए। नहीं, अरे छोड़िए ना सर, ये तो रोज का आप ये आरोप लगते रहते हैं। मूल मुद्दे फिर से दोबारा लौटते हैं, समय बहुत कम है। कौशल जी 30 सेकंड। नहीं, राजीव जी बहुत सुलझे हुए आदमी है। कौशल जी, टॉप प्रायोरिटी इस समय यह है कि जो लोग अस्पताल में मुसीबत में हैं उनको संभाला जाए। मैं ये बात इसलिए बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, पता नहीं लोग समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि सिस्टम हेवायर हो चुका है। सब अपने अपने मन से कर रहे हैं, जिसको जो समझ में आ रहा है, जो उसको अच्छा लग रहा है या जो उसकी बुद्धि समझा रही है कि ये बेस्ट ऑप्शन है, वही कर रहा है। इसी से गड़बड़ हो रही है। अब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत है। कौशल जी बहुत छोटा समय, 30 सेकंड में सर। नीरज जी, मुझे लगता है कि स्थिति बहुत गड़बड़ है और अभी मुझे पता लगा है कि प्रधानमंत्री जी का जो अपना वेस्ट बंगाल का दौरा था उन्होंने कैंसिल किया है और कर वो एक और मीटिंग ले रहे हैं। इससे ये पता चल सकता है कि स्थिति भयावह है। और जो बात हो रही है कि हॉस्पिटल में हम मैनेजमेंट करें, हमारे पास मैनेजमेंट करने के लिए ना दवाएं हैं। पूरे देश में, हिंदुस्तान में बहुत ऑक्सीजन है, इन्वायरमेंट में भी 16% ऑक्सीजन है, लेकिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन एक्चुअली नहीं है। और ये स्थिति अगले 6 महीने तक शायद बनी रहेगी अगर देश की जनता मैं नहीं जागा। मैं नेताओं को दोष नहीं दे रहा हूं, नहीं तो राजीव रंजन जी को खुद बुरा लगेगा। यही एक ऑप्शन है। मैं लॉकडाउन का समर्थन नहीं कर रहा हूं। लॉकडाउन सरकारी फरमान है। जनता को अपने परिजनों की जान बचानी है तो उन्हें जनता कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, अपने घरों में बैठना पड़ेगा। यही एक रास्ता है जिससे आज से 6 महीने बाद शायद ये नेता लोग शांति से बैठ करके किसी दूसरे मुद्दे पर राजनीति करेंगे, कम से कम कोरोना पे नहीं करेंगे। जी, समय समाप्त हो रहा है मेरा। अंत में यही कहना चाहूंगा कि ये जो राजनीतिक मतभेद हैं, कौन किसके आरोप लगा रहा है, आज की तारीख में ये बिल्कुल इररिलेवेंट है। आज सिर्फ इतना रेलेवेंस है कि जो दिल्ली में, मुंबई में, पटना में, लखनऊ में, बंगलौर में, जहाँ जहाँ भी जो अस्पतालों में मरीजों की स्थिति है, उसको किसी भी हाल में कंट्रोल में लाना है। राज्य सरकारें लाएं, केंद्र सरकार लाए, मिल के लाएं, अलग अलग लाएं, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है, मैं इस चीज़ को हाईलाइट करूंगा और जितनी गंभीर स्थिति होगी, शब्दों के जरिए मैं उतनी ही गंभीर स्थिति का चित्र खींचने का प्रयास करूंगा। अगर किसी को बुरा लगे तो लगे, क्योंकि ज़मीन की सच्चाई ये है। और मुझे ये उम्मीद है कि आप सबके पास दिन में कम से कम 50 फ़ोन आते होंगे कि मुझे ये दिला दीजिए, मुझे वो दिला दीजिए।
तो इसलिए उस सच को स्वीकार करके तुरंत ठीक करने की सख्त ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ रहें और अपने अपने घरों में रहें, बाहर न निकलें अगर ज़रूरी ना हो तो। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज़।